बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, फ़ील्ड मार्शल ने मुलाकात की है शिया उलमा इकराम से। इसके अंदर की ख़बर मैंने निकाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है। 1 घंटे तक फ़ील्ड मार्शल साहब बोलते रहे और मौलवियों को बोलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो आप ये देख लें कि ये मौलवी कौन थे। ये वही सारे शिया मौलवी हैं जिनसे पहले मुलाकात की थी मोहसिन नकवी ने, और इन्हें दरबारी मौलवियों के तौर पे देखा जाता है। कुछ मौलवियों को बुलाने की बड़ी कोशिश की गई, जो उलमा इकराम है अहले तशी, बड़ी कोशिश की गई कि वो किसी तरह आए और आकर मुलाकात करें। मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनके लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहले ही उनके लिए बहुत मुश्किल है और बड़ा दबाव उन पर डाला गया कि वो आर्मी चीफ़ को मुलाकात करने के लिए आएँ, लेकिन वो उलमा इकराम नहीं आए। उनमें जो 2 उलमा इकराम हैं उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। एक बड़े आलिम दीन है, उनका ताल्लुक़ पारा चनार से है, जिन्हें पूरी कोशिश के बावजूद नहीं लाया जा सका आर्मी चीफ से मिलवाने के लिए। जबकि वादतुल मुस्लिमीन, ये मजलिस वादतुल मुस्लिमीन एक बड़ी जमात है और इसके बहुत सारे उलमा को रब्ता किया गया, लेकिन इसमें से भी कोई आलिम दीन आर्मी चीफ से मिलने के लिए नहीं आया। तो रह गए बाकी वही आलिम दीन जो ताहिर अशरफी टाइप के हैं या दरबारी टाइप के जो मुल्ला होते हैं, वो रह गए। अब ये मौलवी पहुँचे, देखिए एस्टेब्लिशमेंट को पसंद भी इसी तरह के मौलवी हैं। वो चांद देखने वाले मौलवी नहीं होते, इस टाइप के मौलवी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। अभी वो भी वहाँ पे एक मजाक उड़ रहा है कि चांद देखने के लिए 15 बड़े मौलवी इकट्ठे हुए, रोयते हलाल कमेटी, कि जनाब चांद निकला या नहीं निकला। ये तो फैसला हुकूमत करती है कि उन्होंने ईद किस दिन करनी है। हुकूमत की अपनी सवाब दीद होती है, तो हुकूमत पहले ही मौलवियों को नॉर्मली बता देती है, जो मुझे समझ है इसकी। तो वो मौलवी आए, चांद चूंद देख के चले गए। बाद में जो जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उसके अंदर देखा, जाके कैमरा में जो वो दूरबीन लगाई हुई थी उसके अंदर देखा, तो उन्होंने इंकशाफ किया जी ये तो दूरबीन ही उल्टी लगी हुई है, यानी वो मामला ही सारा उल्टा हुआ है। और मौलवी यहाँ पे देखकर चले गए और किसी एक मौलवी ने भी नहीं कहा कि जनाब इसको कुछ सीधा विदा करें। बहरहाल अब वो उसकी तवजीह दी जा रही है कि जनाब ये ऐसे ही होती है। बहरहाल जैसे भी होती है, ये मौलवी इसी तरह के, और ऐसे ही उल्टी मशीनें देखने वाले मौलवी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है इस किस्म के। ये वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये दावा किया कि ये मौलवी क्या देख कर गए हैं, और किसी ने इसके अंदर कोई शिकवा या कोई बातचीत भी नहीं की। बहरहाल ये जो मौलवी आए ये सारे के सारे अहले तशी थे जिनको इकट्ठा किया गया। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये जेब नहीं देता, फ़ौज के अंदर कोई शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी नहीं होना चाहिए, होता है लेकिन नहीं होना चाहिए, ये एक हकीकत है। लेकिन मिलिट्री क़यादत की सतह पर इससे गुरेज करना चाहिए। मिलना है तो उलमा इकराम से मिले, जनाब हम शिया से अलहदा मिलेंगे। ये एक डिवाइड आप पैदा कर रहे हैं, एक तरह से आप बता रहे हैं कि ये फ़िरका, तो ये एक तरह से आप खुद डिवाइड पैदा कर रहे हैं, तकसीम पैदा कर रहे हैं। तो जनाब क्योंकि ईरान का मामला है तो इसलिए फिर शिया उलमा इकराम से मिलना पड़ गया। जब कभी किसी और मुल्क का मामला होगा तो फिर दूसरे उलमा इकराम से भी मिलना पड़ जाएगा। तो ये तकसीम खुद ही जाहिर कर रहे हैं। ISPR ने बहरहाल मौलवी वहाँ तो बोले नहीं ज़्यादा, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल ही बोल कर गए और बड़े गुस्से में बोल कर गए। और लुब्बे लुबाब उनकी गुफ्तगू का ये है कि मुझे पाकिस्तान में तुम लोगों की तरफ से कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम जो मर्ज़ी करें, बाहर दुनिया में जो मर्ज़ी होता रहे, यहाँ पाकिस्तान में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यानी इस किस्म का लुब्बे लुबाब जो है वो ये था। और मौलवियों को काफ़ी सख्त बातें सुननी पड़ी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। ISPR ने 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी की है इन मौलवियों की कि, और एक्चुअली तो ये नहीं है कि उन्होंने ऑफिशियली यूँ करके जारी कर दी, लेकिन ये आई वहीं से है। उसी तकरीब के बाद मौलवी एक ही जगह पे बारी बारी बैठ रहे थे और वो जुमले बोल रहे थे, और उन जुमलों को काट छांट के एक 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी कर दी गई। वो वीडियो मैंने सारी देखी है। अब उस वीडियो को देखने के बाद ना मैं आपके सामने कुछ चीज़ रखूंगा, लेकिन पहले 2 अहम पॉइंट जो आसिम मुनीर साहब ने इस मुलाकात में बताए। एक तो उन्होंने बड़ा क्लियरली, आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो नौजवान पकड़े गए हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग पकड़े गए हैं, हालांकि वहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो ये बताते हैं कि एहतजाज के अंदर जानबूझकर शरपसंद अनासिर शामिल करवाए गए जिनकी निशानदेही की गई, लेकिन उनको किसी ने नहीं पकड़ा। बाद में जो नौजवान पकड़े गए उनके बारे में लोग दावा करते हैं कि उनका कसूर नहीं है। बहरहाल वो तो पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये अहले तशी मौलवियों को बता दिया कि इनका तो ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में, इनका ट्रायल करवाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा इनका, जिनको पकड़ा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसके बीच में कोई ना आए। बड़ी सख्त उन्होंने इसमें बातचीत की।
दूसरा, फील्ड मार्शल ने कहा कि ईरान अपनी लड़ाई तो अच्छी लड़ रहा है, लेकिन हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है और ईरान को सऊदी अरब के मामले में मोहतात रहना चाहिए और सऊदी अरब के साथ कोई मामला ईरान को नहीं करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए ईरान को कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। अगर सऊदी अरब ने हमें बुलाया या आवाज़ दी तो हमें पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी पाकिस्तान फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, यानी आसान अल्फाज में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ लड़ जाएगा। अच्छा, फील्ड मार्शल चले गए, मौलवियों के बयान रिकॉर्ड हो रहे थे। अब वो ज़रा बयानात अगर मैंने सारे के सारे सुने तो इस सारे बयान के अंदर था क्या, ज़रा ये आप सुने, आपको पता चलेगा। ये दिन रात अहले बैत की कुर्बानियों का दर्स देते हैं। ये वो मौलवी हैं जो दिन रात कुर्बानी का दर्स देते हैं, करबला के वाक़यात सुनाते हैं। ये वो मौलवी हैं जो मिंबर पे बैठ के मज़हब का और कुर्बानी का चूरन देते हैं कौम को। और जब अब इनकी अपनी बारी आई तो इनकी हालत ये थी कि इन मौलवियों ने वहाँ पे ना इसराइल की मजम्मत की, पूरे स्टेटमेंट में आप देख लें कहीं नहीं है, ना इन मौलवियों ने कहीं पे अमेरिका की मजम्मत की, पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। ईरान पर किसी हमले की मजम्मत नहीं की गई, पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान क्यों गया, इस बारे में इन्होंने कुछ पूछा नहीं, कोई बात नहीं की। गज़ा में पाकिस्तान ने जो फ़ौज भेजने की अर्ज़ी भेजी अमेरिका को, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की। ईरान में मासूम बच्चियों की शहादत हुई, उसके ऊपर इन लोगों ने कोई बात नहीं की। ईरानी लीडर आयतुल्ला खामनाई, उनकी शहादत के ऊपर इन मौलवियों ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला। जो दीगर लीडर मारे जा रहे हैं ईरान के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने कोई तज़किरा नहीं किया। मस्जिद अक्सा के जो बंद दरवाजे हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया। फ़लस्तीन और गज़ा का इन्होंने नाम तक नहीं लिया। और ये भी नहीं पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम आप किस खुशी में दे रहे हैं। यानी ये मौलवियों की हालत है। दिन रात मिंबर के ऊपर बैठ के कुर्बानी देंगे, वाक़या करबला हमें ये सिखाता है, ये सारा दिन यही करते हैं ना, ये मौलवी कौम को यही बताते हैं। तो अब आप ये देख लें कि इनकी अपनी हालत क्या है कि इनसे वहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। लफ्ज़ फ़लस्तीन, लफ्ज़ इसराइल, लफ्ज़ अमेरिका इनसे बोला ही नहीं गया। बच्चियों के कत्ल तक के ऊपर इन्होंने बात नहीं की। इनसे बेहतर तो वो यूरोपीय ममालिक में रहने वाले गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम को जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो इंसानियत के नाते मजम्मत तो कर रहे हैं, इंसानियत के नाते सच तो बोल रहे हैं, वो जुल्म को जुल्म कहने की जुर्रत तो कर रहे हैं। इन मौलवियों में तो इतनी सी जुर्रत नहीं थी। इनकी शक्लें ज़रा आप याद रखिएगा कि इन्होंने वहाँ पे सिर्फ जाके तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल की, फ़ौज की, और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज और इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। लेकिन जो असल मसला है इस वक्त पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा, उस पर इन्होंने बात नहीं की। और लुब्बे लुबाब ये है कि इन मौलवियों को बता के समझा दिया गया कि ख़बरदार अगर किसी ने चूँ चाँ भी की तो ख़बरदार, कोई अपनी जगह से हिला, बाहर जो मर्ज़ी होता रहे, हम जो मर्ज़ी करते रहें, तुम्हारा कोई काम नहीं है बोलने का, बात करने का। बहरहाल वो तो देखेंगे, जब होगा तब देखी जाएगी। ऐसा दिखाई देता है कि लड़ाई जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका का नुकसान बढ़ता जा रहा है और इसराइल हर हालत में इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहता है। नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा मंसूबा सामने आया, मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, उसने इंकशाफ किया है कि अरब ममालिक ये एतराफ़ नहीं कर रहे, इस बात को मान नहीं रहे, मगर उनकी सरजमीन को अमेरिका ने हमलों की लॉन्चिंग के लिए लगातार इस्तेमाल किया है। यानी अमेरिका अपने हमलों के लिए अरब ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अरब ममालिक मान नहीं रहे। ये बात की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। इसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कतर, बहरीन, कुवैत, अरब अमारात, सऊदी अरब हमारे साथ पहले दिन से ईरान जंग में हमारी मदद कर रहे हैं। ईरान जो है वो बिला वजह हमले कर रहा है, हमें फ़ख्र है, हम मिडल ईस्ट के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट है जनाब अमरीकी वज़ीर दिफा का, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जनाब ये ममालिक तो हमारे साथ हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल भी यही कह रहा है, पीट हेग्सेट भी यही कह रहा है, अमरीकी वज़ीर दिफा, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात करता है। बहरहाल सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने अब तैयारी कर ली है और ज़हन बना लिया है कि अगर सऊदी अरब ने आवाज़ दी तो पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरने जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, जो इस मौके पर बड़ा अहम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मुसलमान ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ अहम इजलास के बाद ईरान के ख़िलाफ़ सख्त बयान। ईरान के अंदाजे गलत हैं, वो समझता है कि खलीजी ममालिक जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते। हम किसी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेंगे और ना ही किसी धमकी से मरगूब होंगे। ईरान को फौरी तौर पर अपने हमले बंद करने होंगे और अपनी दुश्मनाना पॉलिसियाँ तर्क करना होंगी।
ईरानियों ने पैगाम को नहीं समझा और अपने पड़ोसियों के खिलाफ हद से तजावज़ किया है। ईरान की जानिब से तवानाई की सप्लाई को निशाना बनाना पूरी दुनिया को मुतासर करता है। ईरान का तर्ज अमल तवील अरसे से मुसल्लह मिलिशियाओं और इंतहा पसंद ग्रोहों की हमायत पर मबनी रहा है। ईरान को यह समझना होगा कि इसके रवैये की संगीन नताइज बरामद होंगे। हम ईरानी जारहियत को रोकने के लिए हर मुमकिना ज़रूरी वसीला इस्तेमाल करेंगे। मुमलिकत और इसके शराकतदार बड़ी सलाहियतों के हामिल हैं और हमने जो सब्र दिखाया वो लामहदूद नहीं है। ये सब्र का ख़त्म होना 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ़्ता भी हो सकता है, मैं वक्त नहीं बताऊंगा। यानी ऐसा लगता है कि अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अरब ममालिक जो है वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं और फिर उनको लड़ाई में उतरेंगे तो पाकिस्तान को भी उतरना पड़ेगा। और पाकिस्तान में शिया उलमा इकराम को बुला के आर्मी चीफ ने उन्हें कह भी दिया है, एडवांस शटअप कॉल इसको कहते हैं, उनको दे दिए कि खबरदार किसी ने चूं चां की तो हम बाहर जो मर्जी करें। और अमेरिका ने भी बता दिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कह दिया कि अरब ममालिक हमारे साथ हैं। उनके वज़ीर दिफा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। और वज़ीर ख़ारजा जो हैं सऊदी अरब के, उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान भी दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी है कि इस वक्त द इकोनॉमिस्ट ने उनकी एक तस्वीर जारी की है और उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ईरान में जंग डोनाल्ड ट्रंप को कमज़ोर और ज़्यादा गुस्से वाला बना रही है। सदर की सियासी सुपर पावर को कम करके उनकी लापरवाह मुहिम उन्हें मज़ीद ख़तरनाक बना सकती है। सोचे समझे बगैर शुरू की गई जंग बड़ा बहरान बन सकती है। अगर ये जंग महीनों तक जारी रही तो इनकी सदारत को ज़मीन पर भी गिरा सकती है। ये जनाब सदर ट्रंप के बारे में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा। इनकी ज़रा तस्वीर देखें आप कि सदर ट्रंप ने सर के ऊपर एक टोपी पहनी हुई है जंगी और उसके ऊपर गोलियां उनकी आंखों के ऊपर आई हुई हैं। यानी ताकत के अलावा डोनाल्ड ट्रंप को अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा। अब नाज़रीन आ जाए उस बड़े मनसूबे की तरफ जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ट्रंप के गुस्से का रीज़न क्या है। यहाँ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी जहाज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। 16 जंगी तैयारे, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमने इंडिया के 6 गिराए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा के 11 तक पहुंचा दिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो हैं वो 16 अब तक तैयारे तबाह हो चुके हैं। ये इंकशाफ किया है ब्लूमबर्ग ने। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि 10 स्ट्राइक ड्रोन्स भी हैं जो तबाह हो गए हैं। 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है और वो जहाज़ हैं जो तबाह होने वाले 16 जहाज़ों के अलावा हैं। यानी 6 को नुकसान पहुंच गया, 16 तबाह हो गए, ये तो फिर 22 हो गए। और उनके जो खौफनाक ड्रोन्स हैं बड़े शानदार, वो भी तबाह हो रहे हैं। तो 3 जो जंगी तैयारे हैं वो कुवैत की फ़िज़ाओं में तबाह हो गए थे पहले, और 135 टैंकर जो है तैयारे जो रिफ्यूलिंग करते हैं वो भी तबाह हुए हैं। 6 अरकान भी उसके जो हैं वो मारे गए अमेरिका के। और अभी एक जो तैयारा अमेरिका का गिरा उसकी एक फुटेज भी जारी कर दी है ईरान ने। ये जनाब दिखा रहे हैं कि ईरान ने गुज़िश्ता रात दुश्मन के 4 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं। ये बात ईरानी फ़ौजी तर्जुमान कह रहे हैं कि 4 तैयारे उन्होंने तबाह किए हैं। और एक उन्होंने फुटेज जारी की है जिसमें 5th जनरेशन स्टेल्थ F-35 तैयारे को ज़मीन से हिट किया गया है। ये F-35 जो है ना दुनिया का सबसे फाइनेस्ट शानदार तैयारा, जदीद तरीन 5th जनरेशन का, और इसको रेडार नहीं पकड़ सकते। ज़मीन से इसको तबाह किया है ईरान ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने इसकी फुटेज भी जारी की है और उनके ऑफिशियल अकाउंट से ये फुटेज जारी की गई है। अब आ जाए नाजरीन वो खेल की तरफ जो मैं आपको इस वीलॉग में समझाऊंगा। ये समझाने के लिए मैंने बहुत सारे नक्शे इकट्ठे किए हैं। ये नक्शे मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इन्हें ज़रा आपने गौर से देखना है तो आपको समझ आ जाएगा कि नेतन्याहू एक्चुअली क्या कह रहा है। पहले आप नेतन्याहू की बात सुन लें। नेतन्याहू ने कहा कि मामला जोहरी हथियारों का नहीं है, यानी जो दिखाई दे रहा है मामला जोहरी हथियारों का दिखाई नहीं दे रहा। नेतन्याहू ने कहा कि मशरिक़े वुस्ता से तेल की पाइपलाइन इसराइली बंदरगाहों तक पहुंचाने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी वो ये कहते हैं कि बाब मंदब को और आबनाए हुरमस को इसको नज़रअंदाज किया जाए और सऊदी अरब के रास्ते उर्दन में दाखिल हों और वहाँ से इसराइल के ज़रिए से तमाम अरब ममालिक का तेल इसराइल में जाकर जमा हो और वहाँ से सारे यूरोप को मिले, यानी मगरबी ममालिक की मौजें लग जाएं। अब ज़रा ये नेतन्याहू ने कहा है, उसका ये स्टेटमेंट है, आप इसको निकाल के सुन सकते हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली सबसे पहला नक्शा कौन सा है। ये नक्शा देखिए, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। इसमें आपको बहुत सारे ममालिक नज़र आ रहे हैं। मैं आपको आसान करके आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। इसमें जो नीला हिस्सा है
वो समंदर है, और जो बाकी अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग ममालिक हैं। तो सबसे पहली तस्वीर दूसरी आप देखें, इसमें आपको सऊदी अरब रेड सर्कल में नजर आ रहा है। ये जो मुल्क है ब्राउन कलर का, ये सऊदी अरब है। इसके बाद अगली तस्वीर में जो सर्कल किया गया है ये ओमान है। इससे अगली तस्वीर में एक छोटा सा मुल्क है सऊदी अरब के साथ समंदर के किनारे, ये कतर है। और इससे अगली तस्वीर में जो मुल्क आपको नजर आ रहा है पर्पल कलर का, ये है यूएई, दुबई। और इससे अगली तस्वीर में एक बहुत छोटा सर्कल है जो कतर के साथ है, ये बहरीन है। और एक और मुल्क येलो कलर का ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये कुवैत है। अब ये तमाम ममालिक जो हैं, इनके जो तेल के ज़खायर हैं ये पर्शियन गल्फ में, यानी जहां पे ये मैंने सारे ममालिक आपको दिखाए हैं ना, इसके सामने वाला जो समंदर है इस एरिया के अंदर इनका ज़्यादा तेल मौजूद है। अब ये इस तेल को दुनिया के पास ले जाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले देखें ये अगला मुल्क, ये उर्दन है, सऊदी अरब से ऊपर ये येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये उर्दन है। उर्दन से ऊपर आप चले जाएं तो ये लगभग पिंक कलर का आपको एक मुल्क नजर आ रहा है, छोटा सा, ये जनाब यहां फसाद है सारा, और ये इसराइल है, ये इसराइल है। और इसके पास जो पिछला वाला इसका एरिया है, यानी इन ममालिक से ऊपर वाला जो इसका एरिया है, वहां जो समंदर लगता है उसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। यह समुंदर तुर्की और यूरोप की तरफ जाता है, यानी यूरोप को जो मिलाता है गल्फ के साथ या खलीजी ममालिक के साथ, वो ये वाला समंदर है जो इसराइल से ऊपर की जानिब आपको नजर आ रहा है। अब आ जाए आप अगली तस्वीर में, तो ये एक तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, ये जिस सब्ज मुल्क की तरफ इशारा कर रहा है ये है यमन। इसको सिर्फ आपने याद रखना है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इसमें आप ये देखें, ये एक लाल लकीर आपको दिखाई दे रही, ये पर्शियन गल्फ से तेल लेकर चलते हैं, ये तेल का रास्ता है मगरबी ममालिक के लिए या यूरोपीय ममालिक के लिए जो तेल का रास्ता है, और यहीं से पूरी दुनिया को तेल जाता है। इंग्लैंड भी यहां पे आता है, यूरोप के सारे ममालिक, यूरोपीय यूनियन यहां पे आता है। तेल और गैस का जो मेन रूट है वो ये है, जो सबसे छोटा रास्ता है ये रास्ता है जनाब। आप लाल लकीर में आप देख लें, ये पूरा समंदर में से गुजरता है, पर्शियन गल्फ में से होता हुआ ये अरेबियन सी में आता है, और वहां से ये बारीक दूसरी पट्टी आती है रेड सी, उसके अंदर दाखिल होता है, और ऊपर से ये मिस्र में से गुजर के चला जाता है मेडिटेरेनियन सी में, और वो जाके यूरोप के साथ मिल जाता है। अब ये आप एक तस्वीर के अंदर एक छोटा सा रेड आप एक निशान देख रहे हैं, ये जो रेड निशान है ना, ये ईरान और यूएई के दरमियान में है, इसको कहते हैं आबनाए हुर्मुज़। ये रास्ता ईरान ने बंद किया है, तो जो तेल सारा ऊपर से नीचे आता है इस रास्ते पे ईरान ने ब्लॉकेज लगाई है। अब आपको एक और रास्ता दिखाता हूं, ये देखें दूसरा रास्ता, यहां पे भी एक निशान आपको मैंने दिखाया, इसको कहते हैं बाबे मंदब। ये जो बाबे मंदब का इलाका है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक तरफ यमन बैठा है और दूसरी तरफ इसके जबूती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से तेल और गैस की तरसील के लिए, तिजारत के लिए बहुत अहम इलाका है। दिन रात यहां से जहाज गुजरते हैं, तो इसलिए यमन का ये एरिया हमेशा से फसाद की जड़ रहा। यहीं पे यूएई कंट्रोल करना चाहता है, सऊदी अरब और यमन के हौसी बागी भी, ईरान की भी यहां पे इंटरेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबे मंदब। जो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू है उसने इन दोनों इलाकों के नाम लिए, आबनाए हुर्मुज़ का भी नाम लिया है और बाबे मंदब का भी नाम लिया है, कि ये दोनों इलाकों को अवॉइड करके हम बीच में से एक पाइपलाइन लेकर आते हैं इसराइल में, और यहां से पूरी दुनिया को हम तेल देंगे, गैस देंगे। कैसे, ये तस्वीर देखें आप। अगली तस्वीर में आपको एक और इलाका दिखा रहा हूं, ये सबज रंग का एक मुल्क है, इसको कहते हैं मिस्र, इजिप्ट। ये एक बारीक लकीर आपको ऊपर नजर आ रही है, एरो बना हुआ है, ये वो सुएज कैनाल है। ये एक ऐसी नहर है जिसको बनाया गया था कि बहरी जहाज यहां से गुजरें, जब पूरी लकीर क्रॉस करें तो ऊपर यहां से निकलकर वो यूरोपीय समंदर में दाखिल होकर यूरोप तक ले जाएं माल को, और वहां से वापस ले आए। इसको कहते हैं नहर सुएज। ये भी आपने देख लिया। अब ये मैंने आपको दोबारा वो रूट आपको दिखा रहा हूं इस तस्वीर में, कि ये वो पूरा रूट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक आबनाए हुर्मुज़, एक बाबे मंदब और एक सुएज कैनाल, सुएज की नहर। इन तीनों जगहों पे मुसलमान ममालिक बैठे हुए हैं। इसराइल चाहता है कि उनको अवॉइड कर लिया जाए, तो कैसे होगा ये देखें। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां पे ये सारे डॉट्स बने हुए हैं। ये डॉट्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपको पता चले कि ये वाला एरिया इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बाकी ममालिक जो नीचे वाले हैं, उनका जो फ्यूल है या गैस है वो यहां से जाती है इस इलाके में से। तो इस इलाके को अवॉइड करना चाह रहा है, बाबे मंदब को, आबनाए हुर्मुज़ को और सुएज कैनाल को अवॉइड करना चाह रहा है, ज़ाया करना चाह रहा है नेतन्याहू। और वो क्या चाह रहा है, ये आप तस्वीर देखिए। ये सऊदी अरब से एक पाइपलाइन जा रही है रेड कलर की,
ये उर्दन के बीच में से गुजरती है और इसराइल तक पहुंच जाती है और इसके आगे शुरू हो जाता है मेडिटेरेनियन सी कि जनाब ये आप पाइपलाइन बिछाएं, इसराइल हिफाजत करेगा तेल की और हमारे पास से आगे सारी दुनिया तेल लेकर जाए। और इसीलिए गाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समंदर वाला किनारा जो है वो गाज़ा है और वहीं पे सारी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। यही तो मॉडल है जो पेश किया था डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने। अब आप आगे आए, इस पाइपलाइन के साथ मुख्तलिफ ममालिक की पाइपलाइन जोड़ी जाएगी, ये मनसूबा बताया। कुवैत की, बहरीन की, कतर की, यूएई की, ओमान की सारी और सऊदी अरब की पाइपलाइन सारी इकट्ठी करके ये सारा जो तेल है इसको इकट्ठा पहुंचाया जाए कहां पे? इसराइल में, और वहां से तेल को एक्सपोर्ट किया जाए मगरबी ममालिक को। तो ये जो नीचे वाले ममालिक हैं इनका क्या बनेगा? इनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये एशियाई ममालिक को खुद ये बात सोचनी पड़ेगी। ये है वो बड़ा मंसूबा जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। मैंने आपको आसान करके पूरे मैप में समझा दिया कि एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इस पे फर्दर हम बात करते रहेंगे। और हाँ, जाते जाते बहुत सारे दुनिया के इलाकों में मुसलमान आज ईद मना रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और जिनकी ईद एक दिन के बाद है उनको दोबारा ईद मुबारक कह देंगे। तो अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।